आज के वीडियो में हम सुकरात पर चल रहे मुकदमे के कुछ पक्षों पर रोशनी डालने के अलावा सुकरात के दर्शन, उसके नीति शास्त्र तथा राजनैतिक विषयों पर सुकरात की दृष्टि पर कुछ प्रकाश डालेंगे। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि सुकरात पर जो आरोप लगाए गए थे वो आरोप कैसे पूरी तरह से जायज नहीं ठहरते। सुकरात पर अधार्मिकता का आरोप का मुख्य कारण यह था कि एथेंस वासी स्पार्टा के हाथों अपनी करारी हार से अत्यंत क्षुब्ध थे और इस हार का वे कारण नहीं ढूंढ पा रहे थे। ऐसे में एथेंस वासी से दैविक प्रकोप बताकर अपने आप को संतोष देना चाहते थे। सुकरात उनके इसी असंतोष का शिकार हुआ, क्योंकि अक्सर सुकरात युवकों में इस तरह के तर्ककर्ता और लोगों से ऐसी बातें रखता कि उनका इन देवी देवताओं के प्रति विश्वास हिल जाता। ऐसा भी कहा जाता है कि सुकरात से ही सीखकर कई सारे युवक देश की रक्षा करने वाली देवी एथिना को वास्तविक न मानकर काल्पनिक देवता मानने लगे थे। खैर, आम जनता की सुकरात के प्रति नाराजगी उनकी आस्थाओं के कारण अस्वाभाविक नहीं लगती, किंतु अगर एथेंस के अन्य दार्शनिकों को भी देखेंगे तो आपको इस प्रकार का दृष्टिकोण मिलेगा। एनेक्सगोरस को इसलिए जेल में ठूंस दिया गया था क्योंकि वह चंद्रमा और सूर्य को देवता नहीं कहता था। उसका भाग्य अच्छा था कि वह बच निकला। प्रोटागोरस को एथेंस वासियों ने कम सताया था। एथेंस के एक अन्य दार्शनिक एनेक्सगोरस की किताब की होली जलाई गई थी। एनेक्सगोरस किसी तरह से अपने प्राण बचाकर एथेंस से भागा था। एथेंस वासियों के आक्रोश का कारण सुकरात के प्रशंसक एल्सिबियाडिस और क्रिटियस भी थे, जिन्हें वे तत्कालीन एथेंस की दुर्दशा का कारण मानते थे, और ये दोनों सुकरात को अपना गुरु मानते थे। हालांकि सुकरात ने कभी इन्हें अपना शिष्य नहीं माना। इनमें से एल्सिबियाडिस तो सचमुच ही स्पार्टा के हाथों एथेंस की हार का एक बड़ा कारण माना जा सकता है। एल्सिबियाडिस एक अत्यंत महत्वाकांक्षी युवक था। स्वाभाविक प्रतिभा के धनी इस युवक ने प्रारंभ से ही एथेंस का शासक बनने का सपना पाला हुआ था। पेरिक्लिस की मृत्यु के बाद 420 ईसा पूर्व में वह अपने सपने को साकार करने में भी सफल रहा, पर जैसा कि हम देख चुके हैं, उस समय एथेंस लंबे समय तक चलने वाले प्रसिद्ध पेलोपोनेशियन युद्ध में उलझा हुआ था। अतः एथेंस की आंतरिक राजनीति में हलचल मची हुई थी, इसलिए मात्र 2 वर्ष बाद ही उसे अपने पद से हटना पड़ा। यद्यपि पुनः 2 वर्ष बाद उसने राष्ट्र की सत्ता अपने हाथ में ले ली। 415 ईसा पूर्व को सिसिली अपने राष्ट्र की सीमा में मिलाने के इरादे से उसने विशाल जहाजी जड़े के साथ सिसिली की ओर प्रस्थान किया, पर वहां पहुंचने पर जैसे उसे पता चला कि एथेंस में उसके खिलाफ वातावरण बनाया जा रहा है, वो तत्काल परेशान होकर सिसिली के इस अभियान को त्याग कर स्पार्टा यानी अपने शत्रु देश में भाग गया। वहां उसने स्पार्टा वासियों को एथेंस की सिसिली के खिलाफ बनाई गई सारी गुप्त योजनाओं से अवगत करा दिया और इन्हें विफल करने हेतु स्पार्टा को उकसाया।
स्पार्टा तो एथेंस का हर तरह से नुकसान करना ही चाहता था। वह तुरंत तैयार हो गया। अंततः एल्सबियाडिस के कारण एथेंस को सिसिली में भारी जानमाल का नुकसान तथा पराजय का महान कष्ट झेलना पड़ा। इसका एक और नुकसान यह हुआ कि वह एथेंस को इस पराजय से कमजोर हुआ जान यूनान के अन्य देश चारों तरफ से उस पर हमलावर हो गए। यहाँ तक कि सारे यूनान के पुराने शत्रु फारस ने भी अपनी पुरानी हार का बदला लेने के लिए एथेंस पर चढ़ाई कर दी और अपनी भव्यता और सौंदर्य के लिए विख्यात मशहूर एथेंस नगर छत विछत लाश सा श्रीहीन हो गया। फिर एल्सबियाडिस का क्या हुआ? कायदे से तो सोचा जाए कि स्पार्टा वासियों से जीत की खुशी के फूलों के हारों से लाद देंगे, उसे विशेष पारितोषिक देंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। आखिर वह देशद्रोही था। जो अपने देश का ना हुआ वो हमारा क्या होगा? इसी आधार पर स्पार्टा के निवासियों ने उस पर संदेह करना शुरू कर दिया। हार कर उसे स्पार्टा से भी भागकर सार्डिस में शरण लेनी पड़ी। इस भागम भाग और मानसिक तनाव के बावजूद एल्सबियाडिस को एथेंस और एथेंस का सर्वोच्च पद आकृष्ट करता रहा। इधर एथेंस की आंतरिक राजनीति लगातार हलचलपूर्ण होती रही। 411 ईसा पूर्व में एंटीफोन के नेतृत्व में एथेंस में गणतंत्र के स्थान पर कुलीन तंत्र की स्थापना हुई। इसमें 400 कुलीनों की एक समिति बनी, पर शीघ्र ही इनमें आपसी मतभेद इतना बढ़ गया कि इनका विखंडन हो गया। इसमें के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति एंटीफोन की हत्या हो गई और उसके अन्य सहयोगी भाग खड़े हुए। इस प्रकार लगातार एथेंस में अस्थिरता का माहौल बढ़ता गया। एल्सबियाडिस को तो जैसे तैसे एथेंस में प्रवेश करने का रास्ता मिल ही गया और वह एथेंस पहुंच गया। इधर थके हारे एथेंस वासियों ने भी पुरानी बात मन से निकालकर उसका स्वागत किया, पर तब तक एथेंस इतना टूट चुका था कि एल्सबियाडिस किसी तरह एथेंस के डूबते सूरज को अस्त होने से न बचा सका और एल्सबियाडिस ही अंततः देश का कपूत माना गया। सुकरात का एक दूसरा प्रशंसक क्रिटियस भी एथेंस की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता था। प्रारंभ से ही वह अपनी कुशाग्र बुद्धि के लिए प्रसिद्ध था, पर अपने नास्तिक विचारों के लिए विवादास्पद भी। कहते हैं उसने एक त्रासदी लिखी थी जिसका नाम था सिसिफस। हालांकि इसका रंगमंचीय प्रस्तुतिकरण प्रतिबंधित था, फिर भी इसे बहुत से लोगों ने पढ़ा था। प्रतिबंध के कारण इसके नास्तिक विचार कहे जाते हैं। इसमें क्रिटियस ने ईश्वर के बारे में लिखा था कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। ईश्वर की खोज पुराने ज़माने में किसी होशियार आदमी ने की थी। क्रिटियस अपने विचारों के कारण एथेंस में अपने खिलाफ वातावरण बनते देख थेस्ली भाग गया, पर वहाँ भी उसके कारण वातावरण गर्म हो गया। हालांकि यहाँ बात दूसरी थी। यहाँ उसका दोष यह बताया गया, उसने किसानों को अपने मालिकों के विरुद्ध भड़काकर उनके मन में विद्रोह के बीज बोए थे। उसी कारण वहाँ किसानों ने विद्रोह किया। पेलोपोनेशियन युद्ध के अंतिम दौर में क्रिटियस जब एथेंस लौटा तो स्पार्टा की मदद से उसने वहाँ प्रजातंत्र का खात्मा कर 30 अधिनायकवादियों का वर्चस्व स्थापित किया, जो कि अत्यंत क्रूर था। क्रिटियस इसका नायक था। चूँकि क्रिटियस सुकरात का प्रशंसक था, अतः एथेंस वासी समझते कि यह सुकरात का ही शिष्य है और उसने सारी शिक्षा सुकरात से पाई है। एथेंस वासी एल्सबियाडिस के समान क्रिटियस का गुरु होने के कारण सुकरात से नाराज थे। यह बात पोलिक्रिटीज एवं एरिस्टनीज नामक 2 व्यक्तियों द्वारा एथेंस में बांटे गए पर्चों से ज्ञात होती है और जो सुकरात की मृत्यु के कई वर्ष बाद लिखे गए। एरिस्टनीज ने तो सिर्फ क्रिटियस का गुरु होने के नाते
सुकरात को मृत्युदंड देना बताया। पर पोलिक्रेटिस ने अपने परिचय में लिखा था कि सुकरात एक स्वतंत्र राजनीतिज्ञ, प्रजातंत्र का दुश्मन तथा क्रिटियस एवं एल्सिबियाडिस जैसे बदनाम राजनीतिज्ञों की प्रेरणा का स्रोत है, अतः उसे मृत्युदंड देना उचित था। पर वास्तविकता यह है कि सुकरात से नाराजगी क्रिटियस और एल्सिबियाडिस का गुरु होने के कारण नहीं थी। यह तो एथेंस वासियों को भड़काने के लिए कुछ लोगों ने प्रचारित कराया। वास्तविक आक्रोश, जैसा कि पोलिक्रेटिस के परिचय में लिखा है, सुकरात का कथित रूप से प्रजातंत्र का दुश्मन होना। बर्नेट के अनुसार प्लेटो के संवादों में एक भी स्थल ऐसा नहीं है जहाँ कोई सुकरात की नास्तिकता के लिए अथवा उसकी अंतरात्मा में स्थित दिव्य वाणी की आवाज़ सुनने के कारण फटकारता हो अथवा चेतावनी देता हो। इससे यही सिद्ध होता है कि सुकरात को राजनीतिक कारणों से ही दंड दिया गया। सिनक्लेयर का मत भी उल्लेखनीय है। वो सुकरात के मृत्युदंड का एक दूसरा कारण बताते हैं। उनके अनुसार सुकरात का अपराध था स्वयं के प्रति, अपनी आत्मा, अपने विचारों के प्रति प्रतिबद्ध होना। ना तो अधार्मिक होना उनका अपराध था, ना युवकों को पथभ्रष्ट करना, और ना ही वे राजनेताओं के लिए सरदर्द बने। उन्होंने अपनी इच्छा से अपने विचारों के खातिर मृत्यु का वर्ण किया। सिनक्लेयर के शब्दों में उनकी मृत्यु का महत्व तो संभवतः इसी बात से ज्ञात होता है कि आत्मा की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने मृत्यु का आलिंगन किया। जीवन पर्यंत अपने देशवासियों को यही शिक्षा देते रहे कि प्रत्येक व्यक्ति के कुछ कर्तव्य होते हैं जिनका संबंध उसकी आत्मा से होता है। इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति राज्य के प्रति उत्तरदायी ना होकर स्वयं अपनी आत्मा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसी सिद्धांत के अनुरूप जीवन व्यतीत करने के प्रयास के फलस्वरूप ही राज्य से उनका संघर्ष हुआ। सुकरात यदि चाहते तो कारावास से भाग सकते थे, पर उन्होंने ऐसा करना इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि यह कृत्य उनकी दृष्टि में न्यायपूर्ण न होता। सिनक्लेयर के विचार ठीक लगते हैं। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि सुकरात का वास्तविक अपराध यह था कि वह निडर होकर सत्य कहते थे और सत्य का पक्ष लेते थे।